भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों इस टाइम मैं आया हूँ महादेव जी के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर श्री पशुपतिनाथ जी में दर्शन करने। महादेव जी का ये प्यारा सा मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। तो आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको काठमांडू यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भी पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर दर्शन और घूमने का सही तरीका क्या रहता है, नेपाल में करेंसी और सिम कार्ड आपको कहाँ से मिलेंगे, अगर आप अपनी कार से आते हैं तो आपको परमिट कैसे और कहाँ से लेना चाहिए, यहाँ पर आप फिजूल खर्ची से कैसे बच सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, यहाँ पर आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो यात्रा और दर्शन की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों काठमांडू बहुत ही बड़ा और खूबसूरत शहर है। यहाँ पर आपको प्रसिद्ध मंदिर, बौद्ध मठ, पार्क, मार्केट, शाही राज दरबार के साथ साथ बहुत कुछ देखने और घूमने को मिलता है। भारत से काठमांडू की यात्रा करने वाले 99% लोग महादेव जी को समर्पित श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए ही आते हैं। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप काठमांडू तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों काठमांडू पहुंचने के दो प्रमुख रूट हैं, एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से और दूसरा बिहार के रक्सौल से। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर रूट की। दोस्तों गोरखपुर तक आपको हर प्रमुख स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर ही महाराणा प्रताप तिराहे से आपको इंडो नेपाल सनौली बॉर्डर तक के लिए शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी और बसेस मिल जाती हैं। दोस्तों रेलवे स्टेशन से सनौली बॉर्डर की दूरी 95 किलोमीटर की रहती है। बसेस और टैक्सी सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती हैं। बस में इस दूरी के लिए 150 रुपये और शेयरिंग टैक्सी में 200 से 250 रुपये का चार्ज करते हैं। दोस्तों सनौली इंडिया का पार्ट है। सामने जो आप गेट देख रहे हैं यही बॉर्डर पॉइंट है। इसी को पार करके आप नेपाल में एंट्री करते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो सनौली बॉर्डर के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन नौतनवा तक बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से सनौली बॉर्डर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर की रह जाती है, जिसे आप ऑटो के माध्यम से 40 से 50 रुपये देकर पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग अपने साथ आधार कार्ड जरूर रखें क्योंकि नेपाल जाने के लिए कोई भी वीज़ा नहीं लगता है। यही आधार कार्ड आपका बॉर्डर पे चेक होता है, साथ ही साथ पूरे नेपाल में ये आधार कार्ड मान्य होता है। दोस्तों जैसे ही आप नेपाल में एंट्री करेंगे यहीं पर बस स्टैंड बना हुआ है। पास में ही छोटी सी मार्केट और होटल्स भी बने हुए हैं। यहाँ पर बहुत से मनी एक्सचेंज ऑफिस बने हुए हैं जहाँ से आप अपनी इंडियन करेंसी नेपाली करेंसी में एक्सचेंज करा सकते हैं। 1000 भारतीय रुपए का नेपाली करेंसी में 1600 रुपये मिलते हैं। वहीं दोस्तों पूरे ही नेपाल में इंडियन करेंसी भी चलती है, तो करेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं नेपाल में आप इंडियन ATM कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर ट्रांजैक्शन में 150 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कटता है। बात करें सिम कार्ड की, यहीं मार्केट में बहुत सी शॉप्स हैं जहां से आप सिम कार्ड ले सकते हैं। यहां पर एनसेल के नेटवर्क सबसे अच्छे रहते हैं। आधार कार्ड दिखाकर 200 रुपये में आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा कॉलिंग और नेट के लिए 200 से 250 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 7 दिन तक रहती है। आप नेपाल से जब इंडिया कॉल करेंगे आपका उधर से एक कॉल का 4 रुपये कटता है। दोस्तों अगर आप अपनी खुद की कार से नेपाल घूमने जाना चाहते हैं तो आपको नेपाल घूमने के लिए यहाँ पर परमिट बनवाना होता है, जिसे यहाँ पर भंसर कहते हैं। यहीं बॉर्डर के पास में ही परमिट काउंटर बना हुआ है जहाँ से आप परमिट बनवा सकते हैं। कार के लिए एक दिन का 500 रुपये और बाइक के लिए एक दिन का 150 रुपये लेते हैं और वहीं कुछ RTO चार्जेस भी आपको अलग से देने होते हैं। तो आप अपनी यात्रा के दिनों के हिसाब से परमिट बनवा लीजिए, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप कम से कम एक दिन का परमिट एक्स्ट्रा बनवा कर ही चलें, क्योंकि जाम या किसी तरह की इमरजेंसी में फंसने पर आपको ये काम आएगा। क्योंकि नेपाल में बहुत ज़्यादा चालान होते हैं, तो आप एक दिन एक्स्ट्रा लेकर जरूर चलें। दोस्तों बॉर्डर के खुलने और बंद होने का एक प्रॉपर टाइम है। सुबह 6 बजे बॉर्डर खुलता है और रात में 8 बजे बंद हो जाता है। रात में किसी भी तरह की एंट्री नहीं होती है। तो चलिए सिम कार्ड, परमिट और करेंसी एक्सचेंज कराने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं कि काठमांडू कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों नेपाल में जैसे ही आप एंट्री करेंगे
यहीं पास में ही बस स्टैंड बना हुआ है। काठमांडू के लिए आपको डायरेक्ट बसेस और शेयरिंग टैक्सीज मिल जाती हैं। ऑर्डिनरी बस में इंडियन रुपीज़ का 500 रुपये और नेपाली का 800 रुपये चार्ज करते हैं। वहीं एसी डिलक्स बस में इंडियन 750 रुपये और नेपाली 1200 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं दोस्तों दिल्ली से डायरेक्ट काठमांडू तक भारत नेपाल मैत्री बस सेवा भी चलती है। इस बस में आपसे 2300 रुपये का चार्ज लेते हैं। लगभग 30 से 32 घंटे में आपको काठमांडू पहुंचा देते हैं। वहीं शेयरिंग टैक्सी वाले इस दूरी के लिए इंडियन करेंसी में 1200 से 1500 रुपये और नेपाली करेंसी में 2000 से 2500 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं आप अगर सनौली बॉर्डर से काठमांडू तक प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं तो इसमें आपसे इंडियन करेंसी में 10 से 12,000 और नेपाली करेंसी में 16,000 से 18,000 रुपये का चार्ज करते हैं। दोस्तों बसेस और शेयरिंग टैक्सी वाले आपको काठमांडू बस स्टैंड पर ड्रॉप करते हैं। इस बस स्टैंड को काठमांडू बस पार्क कहते हैं। यहीं से आपको हर जगह के लिए बसेस भी मिलती हैं। तो चलिए अब हम लोग रक्सौल साइड वाले रूट की बात भी करते हैं। रक्सौल रेलवे स्टेशन से नेपाल बॉर्डर की दूरी मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की रहती है। जैसे ही आप नेपाल में एंट्री करेंगे यहीं पर परमिट ऑफिस है। आप अपनी गाड़ी का भंसर यहां से बनवा सकते हैं। यहीं बॉर्डर के पास से ही काठमांडू के लिए शेयरिंग टैक्सीज भी मिल जाती हैं, या आप चाहें तो ऑटो में 40 से 50 रुपये का किराया देकर बीरगंज बस पार्क तक आ जाइए। यहाँ से आपको काठमांडू के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी। ऑर्डिनरी बस में इस 150 किलोमीटर दूरी के लिए 350 से 400 रुपये और एसी डिलक्स बस में 500 से 600 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं शेयरिंग टैक्सी वाले 500 से 600 रुपये का चार्ज करते हैं। 7 से 8 घंटे में आप आराम से काठमांडू तक पहुंच जाएंगे। वहीं दोस्तों अगर आप फ्लाइट के माध्यम से काठमांडू आना चाहते हैं, यहां पर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी स्थित है। यहां तक के लिए आपको दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएंगी। आप आराम से फ्लाइट के माध्यम से भी यहां तक आ सकते हैं। तो चलिए बहुत ही शानदार और यादगार सफ़र पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं काठमांडू। और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों काठमांडू बहुत ही बड़ा शहर है। पूरे ही काठमांडू में आप कहीं पर भी रुक सकते हैं। आप बस पार्क के सामने होटल ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप पशुपतिनाथ मंदिर के 500 मीटर रेंज में कहीं पर भी होटल ले लीजिए। आप रिंग रोड पर होटल ले सकते हैं, गुहेश्वरी देवी मंदिर के आसपास रुक सकते हैं, और जो आपके लिए सबसे अच्छी लोकेशन है वो है गौशाला चौराहे के पास में पशुपतिनाथ मंदिर के दक्षिण गेट के सामने। यहाँ पर आपको बजट से लेकर बहुत ही अच्छे होटल मिल जाएंगे। साथ ही साथ मंदिर भी एकदम सामने ही पड़ता है। यहाँ पर होटल्स की रेट की बात करें तो 800 से स्टार्टिंग हो जाती है। 5,000 10,000 तक के बजट में बहुत ही लग्जरी होटल ले सकते हैं। आपको इंडियन करेंसी में 1,000 से 2,000 के बजट में बहुत ही अच्छा सा रूम मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ऑटो नहीं चलते हैं, तो आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए टैक्सी या लोकल बसेस का यूज़ करना रहता है। टैक्सी वाले बस पार्क से गौशाला चौराहे के लिए लगभग 300 से 400 रुपये नेपाली रुपीस चार्ज करते हैं। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में रात में हम लोग अपने होटल में आराम करेंगे और सुबह स्नान करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे महादेव जी के दर्शन करने। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर बहुत ही विशाल प्रांगण में स्थापित है, जो भागमती नदी के किनारे स्थित है। ये विश्वविख्यात मंदिर यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में भी शामिल है। दोस्तों इस प्राचीन मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के द्वारा 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया गया था, जो आज से लगभग 2400 वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों यही मंदिर परिसर में ही आपको बहुत सी फूलमाला और प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। इसके अलावा परिसर में जूता चप्पल काउंटर भी बना हुआ है, जहां पर आप निःशुल्क में अपने जूता चप्पल जमा कर सकते हैं। तो चलिए विशाल प्रांगण को पार करते हुए अब हम लोग मंदिर के मुख्य द्वार के पास में पहुंच चुके हैं। दोस्तों मंदिर के अंदर मोबाइल फोन और कैमरे का यूज एकदम मना है। पकड़े जाने पर बहुत ही ज्यादा फाइन लेते हैं, साथ ही साथ आपका मोबाइल भी जमा हो जाएगा। तो चलिए लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। सामने ही विशाल नंदी महाराज स्थापित हैं। दोस्तों इस मंदिर में महादेव जी की एक 5 मुख वाली प्रतिमा स्थापित है, जो चारों दिशाओं में एक एक मुख है और एक मुख ऊपर की तरफ है। तो आप लाइन में लगकर चारों दिशाओं के दरवाजों से पशुपतिनाथ जी के बहुत ही अलौकिक रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों मंदिर परिसर में और भी सभी देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। आप यहां पर दर्शन जरूर करें।
यहाँ पर आपको दर्शन करने में 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। दोस्तों ऐसी मान्यता है, श्री केदारनाथ जी के दर्शन के बाद में श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने जरूर आना चाहिए, तभी आपकी केदारनाथ और पशुपतिनाथ की यात्रा सफल मानी जाती है। तो चलिए इस अलौकिक मंदिर में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग जानते हैं काठमांडू में कहां कहां दर्शन और घूमने जा सकते हैं। दोस्तों काठमांडू में बहुत से टूरिस्ट प्लेस हैं जो काफ़ी दूर दूर स्थित हैं। सबसे अच्छा रहता है आप यहां पर टैक्सी बुक कर लीजिए। अगर आपके पास में कम टाइम है तो आप एक दिन में 5 से 6 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को घूम सकते हैं। एक दिन के लिए टैक्सी वाले 4000 से 5000 नेपाली रुपए चार्ज करते हैं। वहीं आप अगर सभी प्लेसेस को घूमना चाहते हैं तो फिर आप कम से कम 2 दिनों के लिए टैक्सी बुक करना चाहिए। 2 दिनों के लिए टैक्सी वाले 8000 से 9000 नेपाली रुपए चार्ज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे गुहेश्वरी देवी शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए, जो पशुपतिनाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। दोस्तों बहुत ही प्राचीन और सिद्ध मंदिर है जो माता रानी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के बाद में सभी भक्त यहाँ पर दर्शन करने जरूर आते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन और कैमरा यूज़ करना मना है। आप मंदिर में प्रवेश कर माता रानी के बहुत ही अलौकिक रूप के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगी। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्लेस नवातन धाम कृष्ण मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों ये मंदिर बहुत ही भव्य और दिव्य शैली में बना हुआ है जो पहाड़ी पर स्थापित है। बहुत ही प्यारे से वातावरण में ये मंदिर स्थापित है। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। कुछ टाइम आप मंदिर में जरूर बैठें, आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कृष्णा जी के इस प्यारे से मंदिर में दर्शन करने के बाद में तो अब हम लोग चलेंगे बुद्धनाथ स्तूपा, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थापित है। यहाँ पर सार्क कंट्री के लोगों के लिए 100 रुपये और अदर कंट्री के लोगों के लिए 400 रुपये का टिकट लगता है। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा स्थान है जो भगवान बुद्ध को समर्पित है। यहाँ पर देश और विदेश से लाखों लोग आते हैं। विशाल प्रांगण के बीचों बीच में स्तूप स्थित है और चारों तरफ बड़ी सी मार्केट भी बनी हुई है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आप स्तूप के ऊपर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे 20 से 30 मिनट घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्लेस गार्डन ऑफ ड्रीम्स, जो बहुत ही प्यारा गार्डन है। यहाँ पर एंट्री करने के लिए नेपाली 400 रुपये का टिकट लगता है। दोस्तों वीडियो में आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए बहुत ही प्यारा सा प्लेस है। यहाँ पर आपको बहुत से वैरायटी के फूल और पौधे देखने को मिलते हैं। यहाँ की खूबसूरती देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। साथ ही अंदर में रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। अगर आप खाना पीना भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर खाना पीना भी कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी प्लेसेस को कवर करने में आपको शाम हो जाएगी। लगभग 1 से 1.5 घंटा घूमने के बाद में शाम को हम लोग चलेंगे यहाँ की बहुत ही फेमस मार्केट थमिल मार्केट में घूमने के लिए। दोस्तों थमिल मार्केट अपनी शॉपिंग और नाइट लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आप कपड़े और नेपाली आइटम्स की शॉपिंग जरूर करें जिनके रेट्स भी नॉर्मल रहते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट में फूड को भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ का टेस्ट सच में लाजवाब रहता है, तो यहाँ पर आप फूड को जरूर ट्राई करें। तो थमिल मार्केट में लगभग 1 से 1.5 घंटे घूमने के बाद में रात में हम लोग अपने होटल में आराम करेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग अदर प्लेसेस को कवर करेंगे। दोस्तों अगले दिन आप भक्तपुर दरबार और पाटन दरबार भी जा सकते हैं। ये दोनों दरबार नेपाली राजा महाराजाओं के प्राचीन महल हैं। साथ ही साथ यहाँ पर प्राचीन मंदिर और म्यूजियम भी बने हुए हैं। इसके अलावा आप काठमांडू दरबार स्क्वायर भी जा सकते हैं। ये भी काठमांडू का मेन टूरिस्ट प्लेस है। आप अपनी लिस्ट में स्वयंभू महाचित्र बुद्ध टेम्पल को शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ बुद्धा पार्क भी घूमने जरूर जाइए। आपको यहाँ पर घूमकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आप अपनी यहाँ पर प्यारी प्यारी फोटोशूट भी करा सकते हैं। इसके अलावा आप चंद्रगिरी हिल्स भी जा सकते हैं, जो पशुपतिनाथ मंदिर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप केबल कार की हेल्प से भलेश्वर महादेव मंदिर के पास में आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ से काठमांडू वैली और हिमालय रेंज के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा शानदार लगते हैं। आप अपनी लिस्ट में इस प्लेस को ज़रूर शामिल करें। ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप यहाँ पर घूमने ज़रूर आइए। दोस्तों इन सभी प्लेसेस के अलावा भी काठमांडू में और भी बहुत से टूरिस्ट प्लेस हैं। आप अपने टूर प्लान के हिसाब से और भी बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों यहाँ पर आपको वेज, नॉन वेज,
थाई फूड, कोरियन फूड, जापानीज़ फूड, हर तरीके के फूड मिल जाएंगे, लेकिन नॉन वेज के ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिलते हैं। वहीं बहुत से होटल्स में आपको वेज फूड भी मिल जाता है। साथ ही साथ जो मैंने आपको पशुपतिनाथ दक्षिण गेट के सामने वाली लोकेशन बताई है, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा वेज रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप नॉर्मल रेट पर खाना पीना भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों ऐसे तो बरसात के टाइम पर सावन में भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। अगर आप बरसात को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। इसके अलावा मार्च, अप्रैल, मई और जून यहाँ का पीक टाइम रहता है। इस टाइम पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। बात करें काठमांडू में आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। आपको काठमांडू घूमने के लिए 3 डेज और 2 नाइट का स्टे जरूर करना चाहिए। वहीं आप 4 डेज और 3 नाइट का भी स्टे बना सकते हैं। वहीं गोरखपुर या रक्सौल साइड से आप आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि कम से कम आपका 2 दिन आने जाने में भी लग जाएगा। तो आप उसी हिसाब से अपना टूर प्लान बनाइए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों मैं मान के चलता हूं कि आप कम से कम 2 या 3 लोग तो यहां पर घूमने आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ आप 3 डेज और 2 नाइट का प्लान बनाते हैं तो 25,000 से 30,000 इंडियन रुपीज़ में आप इस यात्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप 4 डेज और 3 नाइट का काठमांडू में स्टे बनाते हैं तो आप मान के चलिए 30,000 से 35,000 रुपये में आप इस यात्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर लेंगे। इस बजट में आपका आने जाने का बस का किराया, खाना पीना, होटल, यहाँ पर लगने वाले टिकट और घूमने के लिए टैक्सी का किराया इंक्लूड है। गोरखपुर और रक्सौल तक आने के लिए ट्रेन का टिकट आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको काठमांडू यात्रा और पशुपतिनाथ जी के दर्शन से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो आप अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ ही साथ आप अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आप हमारी फैमिली में शामिल नहीं हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।